नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सफर है नागपुरी साहित्य का, इसकी जड़ों से लेकर आज की फलती फूलती शाखाओं तक। देखिए, नागपुरी को सिर्फ एक भाषा समझना थोड़ा कम होगा। ये तो एक पूरी संस्कृति है, एक ऐसी विरासत है जिसकी कहानी सदियों में बुनी गई है। तो चलिए, जरा इस कहानी के पन्ने पलटकर देखते हैं। सबसे पहले तो एक मजेदार बात, नागपुरी का सिर्फ एक नाम नहीं है, इसे कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे सदानी कहता है तो कोई सादरी, और ये अलग अलग नाम असल में इसकी अलग अलग पहचान और वक्त के साथ इसके सफर की कहानी बताते हैं। तो सवाल उठता है कि ये भाषा आखिर कहाँ कहाँ गूंजती है। आइए जरा भारत के नक्शे पर उन जगहों को देखते हैं जहाँ नागपुरी ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। और देखिए, नागपुरी की पहुंच सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। झारखंड के दिल से निकलकर ये छत्तीसगढ़ के जंगलों, ओडिशा के मैदानों और यहाँ तक कि असम के चाय बागानों में काम करने वाले समुदायों के बीच उनकी जिंदगी में धड़कती है। इससे पता चलता है कि इसका सांस्कृतिक जुड़ाव कितना गहरा है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो किसी भी भाषा के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य होता है। इसकी जड़ें कहाँ हैं? नागपुरी की उत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों में एक बड़ी मजेदार बहस चलती रही है। तो ये सवाल भाषाविदों के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहा है कि नागपुरी का असली स्रोत क्या है। क्या ये किसी बड़ी भाषा की एक बोली है या फिर इसका अपना एक अलग स्वतंत्र विकास हुआ है? इसको लेके ना तीन बड़े सिद्धांत हैं जो आमने सामने खड़े हैं। पहला, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि ये भोजपुरी की एक शाखा है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मागधी अपभ्रंश से निकली है, जो एक बहुत पुरानी प्राकृत भाषा थी। और फिर एक तीसरा ग्रुप है जो इसकी जड़ें अर्ध मागधी अपभ्रंश में देखता है। मतलब ये बहस आज भी चल रही है। सोचिए, हर महान भाषा की तरह नागपुरी की कहानियां भी सदियों तक बस हवा में गूंजती रहीं, लोगों की जुबान पर जिंदा थीं। लेकिन फिर वो वक्त आया जब इन कहानियों को कागज पर उतारा गया, और बस यहीं से इसके साहित्य ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये सफर कुछ बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरा। देखिए, 1896 में पहली बार इसके नियमों को एक व्याकरण की किताब में बांधा गया। फिर 1900 के आसपास कहानियों और लेखों ने जन्म लेना शुरू किया, और 1961 में छपी इसकी पहली मौलिक कहानी। ये दिखाता है कि कैसे एक बोली ने धीरे धीरे एक मजबूत साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया। और हाँ, जब साहित्य की बात हो रही है तो उन लोगों को याद करना तो बनता है जिन्होंने इसकी नींव रखी। वो नाम है रघुनाथ नृपति का। ये वो पहले ज्ञात कवि थे जिन्होंने नागपुरी में कविता की लौ जलाई थी। अब एक और दिलचस्प बात, नागपुरी साहित्य ना एक साथ दो रास्तों पर चलता है, दो धाराओं में बहता है। एक धारा वो जो लोगों के दिलों में उनकी जुबान पर जिंदा रही, और दूसरी वो जिसे लेखकों ने अपनी कलम से कागज पर उतारा। तो ये जो लोक साहित्य है, ये वो खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों, कहावतों के रूप में हम तक पहुंचा है। इसका कोई एक लेखक नहीं होता, ये पूरे समाज का होता है। और वहीं दूसरी तरफ है शिष्ट साहित्य। ये वो है जिसकी रचना किसी खास लेखक ने की और जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं। असल में ये दोनों धाराएं मिलकर ही नागपुरी संस्कृति की पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। चलिए अब जरा लेखकों वाले साहित्य यानी शिष्ट साहित्य पर थोड़ा और गौर करते हैं। इसके विकास को बेहतर समझने के लिए विद्वानों ने इसके सफर को तीन बड़े हिस्सों में, या कह लीजिए तीन युगों में बांटा है। और देखिए कैसे समय के साथ साहित्य के विषय भी बदलते गए। शुरुआती दौर में भक्ति, प्रेम, युद्ध और नैतिकता की बातें होती थीं। फिर आया मध्यकाल जो पूरी तरह से भक्ति को ही समर्पित रहा, और उसके बाद आधुनिक काल में साहित्य ने समाज के बड़े और जरूरी मुद्दों को अपनी आवाज बना लिया। जाहिर है, किसी भी साहित्य को उसके लेखक ही तो महान बनाते हैं। तो आइए अब नागपुरी साहित्य के कुछ ऐसे ही दिग्गजों से मिलते हैं जो इसकी परंपरा के मजबूत स्तंभ हैं। और इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम आता है, महाकवि घासीराम का। उन्हें नागपुरी साहित्य का एक आधार स्तंभ माना जाता है। एक ऐसे लेखक जो कई विधाओं के माहिर थे। कमाल की बात यह है कि उनकी कलम से भक्ति की धारा भी बही और इतिहास की गाथाएं भी लिखी गईं। उन्होंने लोकगीतों को भी शब्दों में पिरोया और पौराणिक कथाओं को भी एक नया रूप दिया। सही मायने में उनकी रचनाओं ने नागपुरी साहित्य को बहुत अमीर बनाया। नागपुरी साहित्य के आसमान में एक और चमकता सितारा थे, कंचन।
और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? उन्होंने भारत के बड़े बड़े महाकाव्यों की कहानियों को उठाया और उन्हें आम लोगों की अपनी भाषा नागपुरी में ले आए। सोचिए, उन्होंने भारत की महान कथाओं को, चाहे वो नल दमयंती की प्रेम कहानी हो, महाभारत का युद्ध हो या फिर कृष्ण का जीवन, इन सब को नागपुरी में फिर से जिंदा कर दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक योगदान था। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक ही बात की याद दिलाता है कि किसी भी संस्कृति की असली आत्मा, उसकी असली दौलत, उसकी कहानियों में, उसकी कविताओं में और उसके गीतों में ही तो बसती है। और नागपुरी साहित्य इसका एक जीता जागता शानदार सबूत है। तो ये सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि नागपुरी की तरह ही दुनिया भर की न जाने कितनी ही भाषाओं में और कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं, जो बस किसी के सुनाने का और हमारे सुनने का इंतजार कर रही हैं। सोचिए, झारखंड की धरती पर एक ऐसी भाषा बोली जाती है जिसकी कहानी पता है कहां से जुड़ती है? हजारों साल पुरानी एक लिपि से। आज हम खोरठा के इसी कमाल के साहित्यिक सफर की पड़ताल करने वाले हैं और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ एक बोली नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति की आवाज कैसे बनी। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज हम जो भाषा बोल रहे हैं उसकी जड़ें भारत की किसी बहुत ही पुरानी, मतलब एकदम प्राचीनतम लिपि में हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल है जो खोरठा के इतिहास को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और जवाब है जी हाँ, ये बिल्कुल सच हो सकता है। कम से कम विद्वान ए.के. झा तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि खोरठा का नाम प्राचीन खरोष्ठी लिपि से ही निकला है। जरा सोचिए तो, कितना लंबा सफर रहा होगा ये। खरोष्ठी, फिर उससे बना खरोठ, फिर खरोती और फिर जाकर आज की हमारी खोरठा। यही ऐतिहासिक कनेक्शन, यही जुड़ाव तो है जो इसे इतना खास बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दिलचस्प भाषा आज बोली कहाँ जाती है, मतलब किन लोगों के बीच ये आज भी जिंदा है और फल फूल रही है। तो देखिए, खोरठा की जो गूंज है ना, वो मुख्य रूप से झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में सुनाई देती है। मतलब धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, ये सब वो जिले हैं जहां खोरठा बोली जाती है। और एक बात समझनी होगी, इन इलाकों के लोगों के लिए ये सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं है। नहीं, ये तो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही मजबूत, एक अटूट हिस्सा है। कहते हैं ना कि किसी भी भाषा की असली आत्मा तो उसके लोक साहित्य में बसती है। और भाई, खोरठा के मामले में ये बात 100% सच है। यहाँ एक इतनी समृद्ध मौखिक परंपरा है, मतलब जो लिखी नहीं गई, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आई है। अब खोरठा साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसकी ना 2 अलग अलग धाराएं हैं जो साथ साथ चलती हैं। एक तरफ है लोक साहित्य। ये वो खजाना है जो लिखा नहीं गया, बल्कि सदियों से कहानियों और गीतों की शक्ल में मुंह जुबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता आया है। और फिर दूसरी तरफ है शिष्ट साहित्य। ये थोड़ा मॉडर्न है। ये वो साहित्य है जिसे बाकायदा लेखकों ने कलम से कागज पर उतारा है। और अगर हम इस लोक साहित्य की दुनिया में थोड़ा झांक कर देखें ना, तो गीतों का एक ऐसा अनमोल खजाना मिलता है कि क्या कहने। बच्चे के जन्म पर सोहर गीत गाए जाते हैं, त्योहारों में करम गीत की धूम होती है, होली में फगुआ के रंग बिखरते हैं। इन सारे गीतों में आपको खेत, प्रकृति और लोगों की आस्था सब कुछ एक साथ बुना हुआ मिलेगा। और हाँ, चाचेर और डोहा जैसी कुछ खास विदाएं हैं जिनकी लय तो बस मन मोह लेती है। तो चलिए अब इस मौखिक परंपरा से आगे बढ़ते हैं और उस कहानी को देखते हैं जहां से लिखित साहित्य का उदय हुआ, जिसे, जैसा कि हमने देखा, शिष्ट साहित्य कहा गया। तो सवाल ये है कि खोरठा में लिखित साहित्य की ये मशाल सबसे पहले जलाई किसने? वो थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिन्हें व्याकुल के नाम से जाना जाता था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये काम भारत की आज़ादी से भी पहले शुरू कर दिया था। सोचिए, उनकी कलम में कितनी ताकत रही होगी कि अपने क्रांतिकारी रचनाओं के लिए उन्हें अंग्रेजी हुकूमत की सजा तक भुगतनी पड़ी। तो भुवनेश्वर जी ने जो ये मशाल जलाई थी, वो बुझी नहीं, बल्कि कई और बड़े बड़े साहित्यकारों ने उसे थामकर और आगे बढ़ाया। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही प्रमुख नामों और उनकी जबरदस्त रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। और जब भी आधुनिक खोटा साहित्य की बात होती है ना, तो एक नाम है जो बहुत ही इज्जत और शिद्दत से लिया जाता है, और वो नाम है श्रीनिवास पानोरी। यूं ही नहीं उन्हें खोटा का भीष्म पितामह कहा जाता है। आखिरकार वही तो थे जिन्होंने इस साहित्य को एक बिल्कुल नई, एक मॉडर्न दिशा दी।
अगर हम उनके कामों की लिस्ट पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि वो कितने दूर की सोचते थे। 1954 में ही उन्होंने बाल किरण और दिव्य ज्योति जैसी रचनाएं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कालिदास के महान काव्य मेघदूत का खोटा में अनुवाद तक कर डाला। और फिर आया साल 1957, जब उन्होंने मातृभाषा नाम की पहली खोटा पत्रिका शुरू की। ये एक बहुत बड़ा कदम था, इस पूरे साहित्यिक आंदोलन के लिए एक मील का पत्थर। पानुरी जी के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है ए.के. झा का, यानी अजीत कुमार झा। अब ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे, नहीं, ये एक भाषाविद भी थे, एक लिंग्विस्ट। और इनका सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने खोरठा को एक व्यवस्थित व्याकरण, एक प्रॉपर ग्रामर का ढांचा दिया। और उनका जो योगदान था ना, वो कई तरह का था। देखिए, एक तरफ तो उन्होंने खोरठा सहित सदानी व्याकरण जैसी किताब लिखकर भाषा को एक साइंटिफिक बेस दिया, एक मजबूत आधार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मेका मेकी ना मिटमाट जैसा एक यादगार नाटक भी लिख डाला। मतलब साफ है, उनका काम सिर्फ साहित्य रचना तक सीमित नहीं था, वो भाषा को सहेजने का भी काम कर रहे थे। तो पानुरी जी और झा जी ये तो दो मजबूत स्तंभ थे, लेकिन इनके अलावा भी कई और लेखक थे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे सुकुमार जी का नाटक डाह तो बहुत मशहूर हुआ। चित्तरंजन महतो ने जिग्निक टोह जैसा सामाजिक उपन्यास लिखा, और प्रोफेसर विनोद कुमार का कहानी कविता संग्रह सोंध माटी भी एक बहुत ही अहम रचना है। इन सब ने मिलकर खोरठा साहित्य को और भी अमीर बनाया। तो इतने सारे लेखक अपना अपना काम कर रहे थे, पर सवाल यह है कि इन सबके अलग अलग प्रयासों ने मिलकर एक सामूहिक आंदोलन, एक मूवमेंट का रूप कैसे लिया। इसका जवाब हमें मिलता है खोरठा की पत्रिकाओं और प्रकाशनों के सफर में। और ये टाइमलाइन देखिए, ये कितनी खूबसूरती से पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक साहित्यिक आंदोलन ने धीरे धीरे आकार लिया। सोचिए, 1951 में तितकी के पहले प्रकाशन से कहानी शुरू होती है, फिर 1957 में पहली पत्रिका मातृभाषा आती है, और ये सफर 2000 में सहिया पत्रिका के शुरू होने तक चलता रहता है। हर एक पड़ाव, हर एक प्रकाशन ने खोरठा साहित्य की नींव को और मजबूत किया, और सबसे जरूरी बात, नए लेखकों को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का एक मंच दिया। तो देखिए, खरोष्ठी लिपि से जो यात्रा शुरू हुई थी वो आज उपन्यासों, नाटकों और पत्रिकाओं तक पहुंच चुकी है। एक लंबा और शानदार सफर रहा है, पर यहां एक सवाल जरूर उठता है। एक तरफ वो लोकगीतों की सदियों पुरानी मौखिक परंपरा है, और दूसरी तरफ ये आधुनिक लिखित साहित्य। इन दोनों की ये जो गहरी जड़ें हैं, इनका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस भाषा की ताकत और इसकी जीवंतता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये आज आपको एक ऐसे साहित्यिक संसार की सैर पर ले चलते हैं जो किस्से, कहानियों और जीती जागती परंपराओं से गुलजार है। हम बात करेंगे पंचपरगनिया साहित्य की, जानेंगे कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और ये कैसे वक्त के साथ फला फूला, जो हमें एक पूरी की पूरी संस्कृति की झलक दिखाता है। तो सबसे पहले मन में एक बहुत बेसिक सा सवाल आता है ना, कि भाई ये पांच परगना है क्या, कहाँ है और यहाँ कौन सी जबान बोली जाती है। सच पूछिए तो बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इस सवाल का जवाब है पंचपरगनिया भाषा। ये कोई नई भाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन भाषा है जिसकी जड़ें नागपुरी और मागधी से जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है, ये भाषा मुख्य तौर पर 5 खास इलाकों में बोली जाती है: बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू और सिल्ली। अब देखिए, पंचपरगनिया साहित्य को अगर ठीक से समझना है ना, तो इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखना सबसे सही रहता है। तो इसकी पहली और सबसे अहम धारा है लोक साहित्य, जो असल में उस इलाके के लोगों के दिल की आवाज है। पता है, ये वो साहित्य है जिसे कभी कागज पर लिखा ही नहीं गया, इसे तो लोगों ने जिया है। ये उनकी रोज की जिंदगी, उनके सुख दुख, उनकी रस्में, मतलब उनकी पूरी संस्कृति का एक जीता जागता दस्तावेज है जो जुबानी तौर पर चला आ रहा है। सच में ये उस समाज के दिल की धड़कन है। और ये परंपरा कितनी रिच है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाइए। इसमें झूमर है, डमकच है, खेमचा, डहरिया, कितनी ही तरह के लोकगीत शामिल हैं। हर एक गीत का अपना एक अलग रंग है जो जिंदगी के खास मौकों से जुड़ा है, जैसे शादी ब्याह के गीत जिन्हें विवाह गीत कहते हैं। लोक साहित्य का असल मतलब क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ गीत कहानियां नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के हर जज्बात, मतलब खुशी, गम, उम्मीदें, रीति रिवाज, त्योहार, इन सब का एक संगम है। सही मायनों में ये समाज का आईना है।
हाँ, और एक और खास बात, इस साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा भक्ति से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर गीत वैष्णव परंपरा से आते हैं, जिनमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनके जीवन का बड़ा खूबसूरत जिक्र मिलता है। और इन गीतों को गाने का एक खास स्टाइल भी है, जिसे पाला गायन कहते हैं, जो इसे और भी स्पेशल बना देता है। चलिए, तो ये तो हुई लोक साहित्य की बात, जो लोगों की जुबान पर जिंदा है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, और वो है शिष्ट साहित्य का दौर, मतलब लिखित साहित्य का दौर, जहां से हमें बकायदा लेखकों और कवियों के नाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है। देखिए, लोक साहित्य जो है वो गुमनाम है, किसी एक का नहीं, पूरे समाज का है, और पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी तौर पर आगे बढ़ता रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिष्ट साहित्य बाकायदा लिखा गया है, उसका एक लेखक है और उसमें उस लेखक की अपनी सोच और कला की छाप दिखती है। तो फिर ये लिखने पढ़ने की परंपरा शुरू किसने की? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसकी नींव रखी? चलिए, अब मिलते हैं उन शुरुआती कवियों से जिन्हें पंचपरगनिया साहित्य का पिलर यानी स्तंभ माना जाता है। ये देखिए, ये हैं वो 5 बड़े नाम जिन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले विनोद कवि, फिर आए गौरांग सिंह, उनके बाद कवि सोभरन, फिर बरजूराम और फिर दीन। आप कह सकते हैं कि इन्हीं 5 ने मिलकर पंचपरगनिया की लिखित परंपरा को एक मजबूत शक्ल दी। और इन सब में सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है विनोद कवि का। इनका असली नाम था विनोद सिंह। इन्हें ही पंचपरगनिया के लिखित साहित्य का जनक कहा जाता है, यानी वो इंसान जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो विनोद कवि के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये सिल्ली इलाके के रहने वाले थे, और इनके जो मशहूर झूमर गीत थे ना, उन्हें एक किताब में इकट्ठा किया गया जिसका नाम था छोटा नागपुर ताल मंजरी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? यही किताब पंचपरगनिया भाषा की पहली, जी हाँ, पहली छपी हुई किताब मानी जाती है। कितनी बड़ी बात है ये। अच्छा, विनोद कवि के बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है गौरांग सिंह का। इनकी कविताओं में ना एक अलग ही बात थी। उनमें बंगाली भाषा और वहाँ की जो इमोशंस हैं, उनका एक गहरा असर साफ साफ झलकता है। ये उस दौर के कल्चरल मिक्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर नंबर आता है तीसरे कवि, यानी कवि सोबरन का। और इन्होंने तो साहित्य में एक फिलोसॉफिकल टच, एक दार्शनिक गहराई डाल दी। इन्होंने अपनी कविताओं के जरिए कबीर की सोच को, यानी कबीरपंथी विचारधारा को पंचपरगनिया साहित्य में एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया। तो हमने पुराने कवियों की बात तो कर ही ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बस इतिहास की बातें हैं? क्या आज भी ये परंपरा जिंदा है? तो जवाब है बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी एक जीती जागती विरासत है। और इस विरासत को आगे बढ़ाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आज के दौर में भी ज्योतिराल महादानी से लेकर करमचंद अहीर तक न जाने कितने ही नए पुराने कवि हैं जो इस मशाल को थामे हुए हैं और अपनी रचनाओं से इसे आज के समय के लिए भी रेलेवेंट बनाए हुए हैं।